लेकिन इंटरेस्टिंग है अनुपम, आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई चुप चुप क्यों बैठे हो। देखिए 2015 में 63 सीटों पर, 2015 में 62 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 2020 में 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। तो इस बार अगर आपको प्रदर्शन ठीक करना है तो बहुत ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि भाई आखिरी 7 दिन ही ठीक है, तभी हम प्रचार करेंगे। इतनी शांति क्यों है? साहिल जी, ये मुझे देखकर खुशी हो रही है कि कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस के प्रचार को लेकर पूरे मीडिया वर्ग में इतनी चिंता है और इतनी नजर है। तो ये कम से कम तो एक हिस्सा हमारी रणनीति का ठीक काम कर रहा है। देखिए, जैसा आपने अभी बताया ही कि जो लोग अब तक आपको हमारे शीर्ष नेतृत्व के नहीं दिखे हैं, वो 26 जनवरी के बाद से दिखना शुरू हो जाएंगे। वो प्लान का पार्ट है, कैंपेन का पार्ट है। ये सही बात है कि 2 कार्यक्रम ऐसे थे जहां पे राहुल जी शेड्यूल्ड थे जाने वाले, लेकिन उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। और मैं खुद, क्योंकि पटना में अभी बीच में वो थे 18 तारीख को, उस दिन से ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। मैं उनके साथ था और उसके बाद से लगातार उनकी तबीयत ऐसी हो गई कि वो बाहर निकल के कम से कम कोई पब्लिक फंक्शन नहीं कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते उस ढंग से। डॉक्टर्स ने मना किया तो वो नहीं आ पाए, इतनी सी बात है। स्वास्थ्य का मामला है, इसमें रणनीति का मामला नहीं है, विशेष तौर पे जहां तक राहुल जी की बात है। और बाकी हमारा कैंपेन स्ट्रेटजी है, कैंपेन पार्ट है। आप देखेंगे अभी दिन बाकी है। कांग्रेस पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रही है। किसी को जिता देने, किसी को हरा देने के लिए नहीं लड़ रही है, अपने सपनों की दिल्ली बनाने के लिए कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है। इसमें आपको आज से 10 दिन 12 दिन बाद जब आप बात करेंगे तो आपको भी इसमें कोई शंका नहीं होगी। भाई बचा कितना समय? अभी 3 तारीख को तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 10-12 दिन के लिए समय कहां बचा है? लेकिन फिर भी अनुपम जी आप कह रहे थे कि भाई मीडिया में चिंता हो रही है, हमसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी को हो रही है। बात करेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे कि मैं ठीक कह रहा था आज के। जब नतीजे आएंगे तब की बात कर रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल बीजेपी को ज्यादा चिंता हो रही है। शर्मा जी आप ही कह रहे हैं, जब शुरुआत में एलजी को जाकर मिल रहे थे कांग्रेस के नेता, कंप्लेंट कर रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर, तब तो सब सही था। अभी क्या हो गया? आपको लगता है कि कुछ सुलह सफाई हो गई है? अनुपम जी कह रहे हैं कि हमको चिंता हो रही है, हमें लग रहा है कि आपको चिंता हो रही है। नहीं, हमें साहिल भाई कोई चिंता नहीं। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, उनका अंतरकलह है आपस का। पूरी पार्टी कंफ्यूज है। आप ही ने बताया शुरुआत बड़ी तेजी से किया, फिर इसके बाद घर भी बैठ गए। राहुल गांधी का बीमारी का बहाना बना लिया। क्या राहुल गांधी के अलावा और कोई नेता नहीं बचा कांग्रेस में? कहां है प्रियंका गांधी? कहां है खड़गे? कहां है इनके जो और माकन? विषय इनका खुद का कंफ्यूजन है। प्रियंका गांधी तो अभी उभरती हुई लीडर इनकी बनी हुई है। अब इनको घर से निकलना मना किया, प्रियंका गांधी भी बना हो गया क्या? विषय वो नहीं, विषय ये इनका अंतरकलह, अंतर का इनका कंफ्यूजन है। कुछ गुटों पे बट गई है कांग्रेस वहां पर। वैसे भी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त है। 4% वोट बैंक की पार्टी यहां क्या कर लेगी? क्या करने की? 9% पहले था, उससे घट के 4% आ गए। अब 4% में बचा क्या है? तो इनको भी पता है कि क्या फर्क पड़ता है? क्यों रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस में सुलह सफाई हो गई है? क्यों रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, क्यों बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4% की पार्टी है, छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर इसलिए बिल्कुल हम तो छोड़ के ही बैठे हैं, लेकिन इन्हें तो जनता में, जब लोकतंत्र होता है तो जनता में चेहरे दिखाने पड़ते हैं ना सर। इनके नकाब उतारने पड़ेंगे ना। ये इंडिया गठबंधन पूरा गठबंधन दिख गया ना इस चुनाव में। अखिलेश यादव किसकी तरफ खड़े हो गए, किसने किस पर क्या बयान दिया, ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं वहां पर, जम्मू कश्मीर से वहां क्या कहा जा रहा है, पवार साहब क्या कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। ये पूरा ये जो नकाब है, ये जो चोरों का एक गठबंधन था, ये गठबंधन खसक गया। तो ये तो जनता को दिखाना पड़ेगा ना कि ये कौन सा अवसरवादी गठबंधन है। हम सही बोलते थे, वो अब स्पष्ट हो रहा है। तो हमको जनता में दिखाना पड़ेगा इनका भी चेहरा। केजरीवाल जिस तरह से लगातार झूठ बोलते रहे, पहले भी तो एक बार हो चुका है, मुझे वही बात दोहराना पड़ेगा। केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खा ली थी कि मैं तो जो है कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन बाद में हाथ भी मिला लिया। बाकी उनके बहुत से पलटे बयान हैं। वो तो कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, तो चलिए आप शर्मा जी आपने कसम की याद दिला दी है, लेकिन हमें ये शर्मा जी आपने कसम की याद दिला दी है, तो जरा केजरीवाल की एक बाइट ही सुना देते हैं आपको, और उसके बाद जरा ऋतुराज झा जी से भी पूछ लेंगे, क्योंकि इससे पहले जब वो चर्चा में आए थे तब एक बार उनका आरोप ये था
कि आपसे पैसे लेकर, सॉरी बीजेपी से पैसे लेकर, मतलब आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस चुनाव में कैंडिडेट्स उतार रही है, लेकिन कसम की बात की है तो जरा केजरीवाल जी की एक बाइट सुन लेते हैं हम लोग, क्या कहा था उन्होंने कसम को लेकर, सुन लेते। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई, आपको बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूं हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। राज जी, केजरीवाल जी तो बता रहे हैं कि भगवान को भी जाके बता दीजिए झूठी कसम खा ली थी करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, असली चीज के लिए कसम खानी चाहिए। एक कमेंट यदि इजाजत हो तो कर दूं, एक कमेंट इजाजत हो तो दे दूं, बस इसके बाद बुलवा लीजिए ऋतु जी को। चलिए 10 सेकंड में कमेंट करिए, ऋतुराज जी को जवाब देना है, बोलिए। कमेंट मैं बोल सकता हूं जी? हाँ। मैं 10 सेकंड में केवल एक इनकी बाइट सुना देता हूं आपको। इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड, मैं भगवान को नहीं मानता था। ट्यून चेंज है मामा। मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा, बचपन में पूरी रात बैठ के कई बार 250 ये बयान इसलिए मैंने बताया, इसलिए कहा, सुनाया कि इसके पहले इन्होंने बयान दिया कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं तो कोई भगवान मानता नहीं। ये केजरीवाल के बयान थे। और इसके बाद जब विषय आया तो हनुमान मंदिर जाने का, तो बोले मैं तो बचपन से हनुमान का प्रचार का मुद्दा तो एक रात में 200 कस्मे वादे, बार हनुमान चालीसा कस्मे वादे सब कुछ, नहीं, प्यार वफा, मैं ये चुनाव मैदान में तो सब बाजू में हट जाती है। कसम चलिए की जो ऋतुराज बात थी, जी कसम जवाब दे पर ही दीजिए मैं अभी बोल रहा हूं। कि अब तक अब तो उस आपको समय लग तो रहा था कसम कि खाई थी, वो कांग्रेस बेईमानी बीजेपी की की कसम बी थी टीम या है, ईमानदारी अब की? बीजेपी ये कह मेरे रही किसी है से पूछिए। कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन हो गया है। आज रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मोदी, शाह सबको टारगेट करते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं है कभी, ऐसा क्यों हो रहा है? जोशी जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना आपने भाजपा के प्रवक्ता को दिया है, बस 2 मिनट का समय दीजिएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहीं से केजरीवाल जी की गारंटी पैदा हुई थी कि भाई केजरीवाल जी की गारंटी थी कि भाई केजरीवाल जी ने कहा कि फ्री बिजली दूंगा तो दिया, 24 घंटे बिजली दूंगा तो दिया। केजरीवाल जी ने कहा स्कूल अच्छे करूंगा तो किया। जिस स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलिनिया ट्रंप आई, अरे आप भी अच्छे कर लो, आपके स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बनाए जिसको देखने के लिए बान की मून और कॉफी अनान आए, आप भी अच्छा कर लो, आपके मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए चाइना के राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो हम लोगों ने काम किया। सवाल तो कांग्रेस को लेकर है ना, आप कहां घुस रहे हैं? मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। कांग्रेस आपके लिए जरूरी है, मैं समझ रहा हूं, पर मैं उस पर भी आ रहा हूं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए बस। केजरीवाल एकमात्र नेता है इस देश के अंदर में जिन्होंने काम उसी पर बात करिए, काम की राजनीति की है, काम के नाम पर वोट मांगा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2015 में भी लड़ी थी, 2020 में भी लड़ी और 2025 में भी लड़ रही है। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस जहां थी, कांग्रेस वहीं रहेगी। यह मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है, और भारतीय जनता पार्टी की आज वो स्थिति है कि ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, ना कोई विजन है। और रही बात आज ये कह रहे थे ना झूठ बोलने की, मैं आपको बताऊं 2020 के विधानसभा चुनाव में आज से ठीक 5 साल पहले रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर डंकापति जी ने कहा कि 50 लाख लोग, जो पूर्वांचल के लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, 1750 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उसको मैं पक्का करूंगा और सबको पक्की रजिस्ट्री दूंगा। नाम दिया पीएम उदय योजना। आपको मैं बताऊं जोशी जी, मैं एक बार सवाल दोहराता हूं ऋतुराज जी, 5 लोगों को मैं भी सवाल दोहराता हूं एक बार फिर, सुन लो और उसके बाद अनुपम जी से पूछूंगा। अरे 2 मिनट बोलने नहीं देते आप लोग जोशी जी। मेरा सवाल पहले एक बार फिर सुन लीजिए। नहीं, आप 2 मिनट क्या 2.5 मिनट बोल लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल पर जवाब दीजिएगा। मैंने सवाल यह पूछा था कि आपने शुरुआत की थी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि भाई कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, कहा गया था कि बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी हुई है।
क्या हाँ, अब तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस शांत हो गई है, आपके साथ कोई लड़ नहीं रही है, आपकी बी टीम के तौर पर काम कर रही है? अरे आप अब इतना- आपको क्या लगता है? ये आप मेरा इतना पहला महत्व- सवाल था। बोलिए। आप इतना महत्व कांग्रेस को क्यों दे रहे हो? मैंने बोल तो दिया कि जो 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े, 25 में भी लड़ रहे हैं। आपने दिया था सर, मैंने नहीं दिया था। अरे ठीक है, तो आपने मुझे- दिया था, जोशी आपने जी- दिया था, आप जोशी जी आपने मुझे- प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। आप मुझे पूरी बात तो कहने दो। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये झूठ की बात कर रहे हैं। झूठ तो प्रधानमंत्री चलिए, जी ने कह बोला। लीजिए। झूठ तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, रामलीला मैदान में बोला, पीएम उदय योजना नाम दिया। इनसे पूछिए कि 5 लोगों को भी अगर पक्की रजिस्ट्री मिली हो तो उन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। 4 लाख परिवारों को जो मकान देना था, दिया क्या? नहीं दिया। इन्होंने कहा राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा उड़ीसा में 300 यूनिट बिजली दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जो है सो 15-15 लाख दूंगा, झूठ नहीं की दिया। बात निकली दिल्ली की है। जनता 2 सरकारों को टैक्स देती है, केंद्र की सरकार को मकान झूठ 3 की लाख बात करोड़ देती है, निकली राज्य है। की सरकार को तो 77,000 ये चौथा करोड़ एंगल देती जो है। असदुद्दीन बदले में ओवैसी अब क्या उतरे मिलता हुए है? हैं, बदले में 2 जनता सीटों को पर आप चुनाव क्या लड़ रहे देते हो? हैं। ये इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या जोशी कहा है जी। वो भी सुन लेते हैं। आपने 3 बार केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल, सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, खुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है, मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी मां और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में से पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि न शिफा फ्री है, न ताहिर फ्री है, न सैफी फ्री है। से कई लोग फ्री नहीं है, ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते तो हैं। आशुतोष, केजरीवाल आपने सुना, इससे पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कसम खा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ती है। अब असदुद्दीन ओवैसी यहां पर बोल रहे हैं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है अभी आज की स्थिति में? और कांग्रेस पर भी आपकी जल्दी से प्रतिक्रिया, उसके बाद संगीत रागी जी के पास भी चलेंगे। आशुतोष, देखिए, अरविंद का जो ये कहना है कि पैसे ले लो लेकिन वोट किसी और को दो, ये आज का नारा नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2013 2015 में भी यही बात की जा रही थी, क्योंकि चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को यह डर लगा था कि कहीं अगर पैसे बांट के अगर वोटर ने अगर जिनसे पैसे ले उनको दे दिया तो फिर क्या होगा। उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है उनके खिलाफ कुछ केसेस भी दर्ज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। देखो, नया नारा नहीं। यहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न, देखिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के अंदर, मेरा अपना मानना है कि एक्स फैक्टर के तौर पर है। कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ी तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, या दोनों पार्टियां नहीं जानती, बल्कि किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जब भी कोई त्रिकोण बनने की कोशिश होता है तो जो दो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको उसका नुकसान होता है, क्योंकि इधर से भी वोट लेंगे, उधर से भी वोट लेंगे। आज की तारीख में अगर आप दिल्ली में देखें तो भले ही विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा में 4% वोट मिला था, लेकिन अगर आप लोकसभा के अगर वोट परसेंटेज को देखें तो 2024 में भी उनको करीब 18% वोट मिला है। 2019 में जब वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े थे तब वो नंबर 2 पार्टी था, 22% के आसपास उनको वोट मिला था। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी का नहीं, लेकिन आशुतोष देखिए, है, अभी कांग्रेस पार्टी का वोटर है, लेकिन एक सिंपल नंबर में रखता हूं, नहीं, मैं एक सिंपल नंबर आपके पास रखता हूं, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेके फिर संगीत रागी जी के पास चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी CSDS का सर्वे कहता है कि दरअसल कांग्रेस की लड़ाई दलित और मुस्लिम वोटों की है, और उसमें 66% दलित वोट जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ, 83% मुस्लिम वोट जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो कांग्रेस अच्छा करेगी तो बीजेपी के लिए तो अच्छा ही रहेगा। यही बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खल रही थी शुरुआत में, जब कांग्रेस ने अलग अलग बयान देना शुरू कर दिया था, एंटी नेशनल कह दिया था, बाकी सारी चीजें कहना शुरू कर दिया था। देखिए साहिल, इसमें ये ना बहुत सरलीकरण है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बात तो साफ है कि
जो मुस्लिम वोटर है, जो माइनॉरिटी का वोटर है, उसकी पहली प्रेफरेंस कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगा, वो दरअसल आम आदमी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि उसको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में। अब एक आध दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कुछ अलग हो सकती है, जहां कोई कैंडिडेट बहुत मजबूत हो, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कमजोर हो, तो वहां पे वो आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस को वोट देगा। जहां तक दलित वोटर का है, तो दलित वोटर भी दिल्ली के अंदर मजबूत है, 17% के आसपास उसकी आबादी है, उसमें थोड़ा सा डिवीजन हो सकता है। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी विरोधी वोट है, वो आज की तारीख में उसमें अगर सेंध लगती है, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, तो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे, तो वो कांग्रेस की तरफ जा सकता। वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती, तो अगर आम आदमी पार्टी से अगर उसकी नाराजगी है और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का मतलब नाराजगी है, तो वो वोटर ऑटोमेटिकली बीजेपी की तरफ जा सकता था। इसलिए आम आदमी कांग्रेस की जो मौजूदगी है वो एक दुधारी तलवार की तरीके से है, वो आम आदमी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जो बीजेपी का ऑब्जर्वेशन है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि भाई इन्होंने तो बीजेपी से पैसे ले लिए। अब बीजेपी क्या कह रही है कि भाई ये तो दोनों मिले हुए हैं, दोनों की भाषा एक है। इसका मतलब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेके थोड़ी संकोच या बेचैनी है। दोनों को नहीं मालूम दरअसल कहां जाएगा, और ये सच्चाई भी। इसमें कोई, देखिए, जब चुनाव मजबूती से कोई तीसरी पार्टी लड़ती है तो यही बेचैनी है संगीत रागी जी, कि जिसके वजह से बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस का प्रचार कहां है। यह बेचैनी उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर कांग्रेस नहीं उठेगी तो उनका नुकसान हो जाएगा बीजेपी का। संगीत रागी, देखिए साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से यदि ये चुनाव लड़ती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को का भला होगा, उसको फायदे होंगे इलेक्टोरल तौर पे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो एन ब्लॉक करीब करीब वोटिंग करता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए करता है, आम आदमी पार्टी के लिए करता है दिल्ली के चुनाव में। राष्ट्रीय स्तर पर वो बेशक कांग्रेस पार्टी के तरफ हो, लेकिन जब क्षेत्रीय और विधानसभाओं के चुनाव के आता है तब वो उस पार्टी को वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। इसलिए यहाँ का मुसलमान जो है, मुस्लिम मतदाता जो है, वो कांग्रेस पार्टी के बजाय जो है आम आदमी पार्टी के साथ वोट करती है। अब रही बात, क्या कांग्रेस के इस लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से मुसलमानों का वोट शिफ्ट किया है, वो क्या इस चुनाव में भी आएगा, कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा, ये देखना मुझे लगता है कि इस समय प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ती है तो वो आम आदमी पार्टी को हरा पाने में सक्षम होगी, और तब जाकर के कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव के अंदर अपनी मजबूती खड़ी कर सकती है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो पहले 15% से 9% से 4% तक आई है, आने और पूरा का पूरी कंस्टिट्यूएंसी में जो है उसका जो है वो जमानत जब्त हो जाता था, वैसी स्थिति बरकरार रही, कांग्रेस का नाम लेवा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात क्या है कि यदि आप 2020 का चुनाव देखें तो 38 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा मतदान, 40% वोट उसके लिए आए थे। यानी कि उन 38 कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि कांग्रेस पार्टी 7%, 8% भी वोट यदि काट लेती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली विधानसभा में जीत होना सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की यही तो वजह है ना, चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़े। नहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता